हेलो गाइज, वीआईपी जॉब अलर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज से शुरू करने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जो कि लिया गया एनसीईआरटी का सार संग्रह से। और ये जो बुक है ये लिखा गया है महेश कुमार बरनवाल और कुणाल वर्मा द्वारा लिखा गया। तो इस बुक से प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत का क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करते। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? तो राजतरंगिणी को माना जाता है। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? तो आहत सिक्के। ठीक है। सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या फिर न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। ठीक है। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो डॉक्टर प्राइमरोज को दिया जाता है। ठीक है। भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? तो यह है स्टुअर्ट पिगट का। ठीक है। चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो इन तू शब्द का प्रयोग किया। ठीक है। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अभिलेख शास्त्र या फिर इपिग्राफी कहा जाता है। ठीक है। लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहा जाता है। ठीक है। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आप याद रखिएगा हाथी गुफा अभिलेख से। ठीक है। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? तो B.A. स्मिथ ने तैयार किया। ठीक है। देखिए यहाँ पे इतिहास के बारे में बताया गया। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है। प्रागैतिहासिक काल, अर्धऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। देखिए प्रागैतिहासिक काल में मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक। ठीक है। और अर्धऐतिहासिक काल में 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है। और ऐतिहासिक काल में 600 ईसा पूर्व से आगे तक। ठीक है। देखिए प्रागैतिहासिक काल में लिखा गया पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत, क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ठीक है। और अर्धऐतिहासिक काल का यहाँ पे लिखा गया लिखित साक्ष्य उपलब्ध किंतु पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है। और ऐतिहासिक काल पुरातात्विक एवं साहित्य दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध है। ठीक है। प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? तो धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण। ठीक है। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? तो आप याद रखिएगा ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने। और कब पढ़ा था? तो आप याद रखिएगा 1837 ईस्वी में। ठीक है। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेद का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो वेद का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो आप याद रखिएगा महर्षि कृष्ण देवरायन वेद व्यास को माना जाता है। ठीक है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? तो आप याद रखिएगा वेवशब्द मनु थे। ठीक है। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? तो आप याद रखिएगा वायु पुराण में गुप्त वंश का उल्लेख है। ठीक है। इस तरह से भी याद रख सकते हैं वायु दिखाई नहीं देता, वायु जो है गुप्त रहता है। तो वायु से आप गुप्त याद रख सकते हैं। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो आप याद रखिएगा कल्पसूत्र से। तो कल्पसूत्र से जो है जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास का जानकारी मिलता है। ठीक है। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो आप याद रखिए आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। ठीक है। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है? तो आप याद रखिएगा मौर्य वंश से संबंधित है। ठीक है। खरोष्ठी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? तो खरोष्ठी लिपि जो है दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। ठीक है। उसका यहाँ पे दिया गया नारद स्मृति में किस वंश के विषय की जानकारी मिलती है? तो नारद स्मृति में जो है गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित पुस्तक कौन सी मानी जाती है? तो स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित पुस्तक जो मानी जाती है वो है मनुस्मृति। ठीक है। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो मनुस्मृति को कहा जाता है। ठीक है। स्त्री को पुरुष के अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में कहा गया। तो शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष के अर्धांगिनी कहा गया। ठीक है। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वलायन गृहसूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसमें 8800 श्लोक थे।
और इसका नाम जय संहिता था। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गए और भारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सप्तषष्ठी संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। ठीक है, पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? तो शिलालेखों का अध्ययन। ठीक है, पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना गया है? तो डाल्विन को। ठीक है, इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो रेहला। ठीक है, हैंगसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। ठीक है, यहाँ पे दिया गया प्रमुख अभिलेख व शासक। ठीक है, तो अभिलेख और शासक देखना है तो हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? तो आप याद रखिएगा कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। ठीक है, एहोल अभिलेख किससे संबंधित है? तो आप याद रखिएगा पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ठीक है, नासिक अभिलेख गोमती वलसरी से संबंधित है। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख रुद्र दामन से संबंधित है। ठीक है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है? तो आप याद रखिएगा समुद्रगुप्त से संबंधित है। ठीक, मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है? तो आप याद रखिएगा मंदसौर अभिलेख जो है मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। ठीक है, ग्वालियर अभिलेख किससे संबंधित है? तो आप याद रखिएगा ग्वालियर अभिलेख जो है प्रतिहार नरेश बोस से संबंधित है। ठीक है, देवपाड़ा अभिलेख किससे संबंधित है? तो आप याद रखिए देवपाड़ा अभिलेख जो है बंगाल शासक विजय सेन से संबंधित है। ठीक है, बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? तो सुंगकाल की। हैंगसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? तो सीयू की में किया है। ठीक है, अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की है? तो आप याद रखिए किताब उल हिंद की रचना जो है अल-बरूनी द्वारा किया गया है। ठीक है, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। ठीक है, तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके काल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था, याद रखिएगा। ठीक है, मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? तो मार्को पोलो ने जो है पांड्य राज्य का यात्रा किया था। ठीक है, पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? तो सुंग वंश का पता चलता है। ठीक है, चीनी लेखों का वर्णन। ठीक है, फाहियान, तो फाहियान का समय कब से कब तक था? तो 399 से 414 ईस्वी तक। ठीक है, इसका रचना भारत दशा का विवरण। ठीक है, तो यात्रा का विवरण दिया गया। देखिए यह जो है प्रथम चीनी यात्री था और यह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा किया था। ठीक है, इसने गुप्त काल के वस्तु विनिमय का माध्यम ओडिया तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद राजमहल को देव निर्मित बताया। ठीक है, हैंगसांग जो है 629 से 645। ठीक है, इसकी रचना जो है सीयू की है। ठीक है, हैंगसांग जो है सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया था। इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि और नीति का पंडित कहा जाता है। ठीक है, इत्सिंग। ठीक है, 673 से 675 ईस्वी। ठीक है, प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथा है। ठीक है, इसका विवरण जो चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य जो है 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरेल अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।